अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावर्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है जाना और इसकी राइटर है मंतशा। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। बता यार क्या मूड है तेरा, आज़म असवद से सवाल कर रहा था और वह सामने बहती लहरों को देखकर सिगड़ को कश पे कश लगा रहा था। गहरी आंखें, सफ़ेद रंगत, दोनों गालों पर पड़ते डिंपल सब लड़कियों की जान ही तो निकाल देते थे। इस वक्त दुबई के बीच पे बैठा था दोस्तों के साथ। मूड तो है पर लड़की देसी हो। असवद ने हंस के आज़म को देखकर कहा, आय हाय जैसा आपका हुक्म सर। कल ही पाकिस्तान से लड़कियां आई हैं कुछ आपके लिए। बंदा ना चीज़ पीस ढूंढ के लाएगा, मूड अभी है और लाएगा कल। वकास ने हंसते हुए कहा, अभी हो जाता है इंतज़ाम, रुक। आज़म ने मोबाइल निकाला। हाँ लाला, कोई खूबसूरत पीस आया है कि नहीं? आगे वाला पता नहीं क्या कह रहा था। वाह वाह, मज़े हैं, फिर तो भेजो, मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। और फिर इसने बाय कहकर कॉल काट दी। लो असवद साहब, एकदम खूबसूरत पीस पेश करने वाला है लाला तेरे लिए। घर पहुंचने से पहले वो आगे पेश होगी। असवद हंसा और दोनों गालों पे डिम्पल नुमाया हुए। कभी कभी हंसता था वो, नहीं तो संजीदा ही रहता था। दुबई में वो 2 साल होने वाले थे। क्राइम की दुनिया से जुड़े इसे और इसने किसी जिद में ही अपना एक नाम बनाया था। किसी को मारना होता था, से बड़ी बेदर्दी से मारता था कि मौत भी डर जाए। पता नहीं किसी को मारते हुए इसे क्या होता था, खून सवार हो जाता था इस पे और दीवानों की तरह लोगों का सर खोल देता था, किसी के हाथ काट देता था। यही वजह थी कि लोगों में इसका खौफ राज फैला था। थोड़े ही अरसे में नाम बनाने वाला कानून के हाथ अभी तक नहीं लगा था। सबूत कोई छोड़ता नहीं था। बहुत से लोग ताड़ में बैठे थे कब वो एक गलती करे और लोग इसे उठा के सलाखों के पीछे करे, पर आज तक कि इसने कभी कोई सबूत नहीं छोड़ा और ना ही किसी से डरता था। एक नाम था असवद अली, जिसके नाम से लोग एक बार इसके चेहरे को देखते तो कहते थे ये तो डिम्पल क्यूट बॉय है, पर जब इसकी वैसी हालत देखते थे तो इसके सामने आने से भी कतराते थे। आज दोस्तों के साथ मिलके बीच पे आया था। वो पीछे लगे थे कि मूड है किसी के साथ रात गुजारने का तो बताए। जब जब वो ऐसे कहता था इसके दोस्त खूबसूरत चीज़ इसके आगे पेश करते थे और अपनी गुस्से की आग इसके साथ गुजारने वाली औरत पे वो उतारता था। पता नहीं औरत ना मरने में रहती थी ना जीने में, पर कभी कभी इसका दिल करता था कि आज इसने किसी देसी चीज़ का कहा था। कंटेनरों में लड़कियां आती थी दूसरे मुल्कों से और आज के दौर में तो इस चीज़ को आम समझते थे। भी लड़कियों को एक रात गुजारने के लिए इसके मालिक को पैसे मिलते थे। वो घर आया था, नौकर ने भाग का दरवाज़ा खोला था। सिगरेट इसके हाथ में ही रहती थी। वो अपने कमरे में आया, सामने एक लड़की बैठी थी। इसने बगैर देखे से सिगरेट जलाई और उतारो कपड़े कहा। सिगरेट जला के इसने कश लगाया और इसे लगा कि इसने सुना नहीं। मैंने तुम्हें कहा कि कपड़े उतार। बाकी अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए थे। सामने जो खड़ी थी वो जान निकाल गई थी और सिगरेट मुट्ठी में बंद की जलती हुई। क्या वो सच में जिसे देख रहा था अपने सामने वो वही थी? और वो असवद को देखकर वही सुन खड़ी थी। जज जाना, इसके अल्फाज इसके गले में ही अटक गए थे। ये वही थी जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंचा था। वो कभी ऐसे इसके सामने आके खड़ी हो जाएगी इसे नहीं पता था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम भरती पीछे होती गई और बालकनी से जा लगी। नीचे गाड़ियाँ खड़ी थी और इसने अपने आप को असवद को देखते देखते ही नीचे गिरा लिया। जाना, वो भाग्य से पकड़ने के लिए आया था। इसका हाथ असवद के हाथ को छू गया था। वो पकड़ नहीं सका था और नीचे खड़ी गाड़ी पे वो ज़ोर से गिरी थी और गाड़ी के शीशे टूट गए थे। इसकी नज़र असवद पे थी और इसने हिम्मत करके असवद की तरफ हाथ उठाया था और आंख से गिरता आंसू असवद की ज़िंदगी में एक बार फिर से क़यामत बर्पा कर गया था। वो भाग के नीचे आया। जाना, जाना, इसको जल्दी से उठा के गाड़ी में डाला। इसके सर से खून निकल रहा था और ये देख के वो कब बर्दाश्त कर सकता था। जल्दी से अपनी शर्ट उतार के इसके सर पर बांधी इसे अस्पताल लाया। इमरजेंसी में थी, डॉक्टर ले गए। वो एकदम नीचे बैठ गया, अपने हाथों को देखा, इसके हाथ पे खून लगा था। जज जाना, नहीं जाना दीवानों की तरह अपने हाथ साफ कर रहा था। इसकी फूफो की बेटी इसकी जान थी। जाना, जिसे इसने टूट के चाहा था। 2 साल पहले होने वाले वाक़े ने सब कुछ बखेर कर रख दिया था। जाना, जाना, उठ जाओ, नमाज पढ़ लो। ने तंग आलिया अपी ना तंग करे। तकिया मुंह पर करके लेट गई। करे, अच्छा मैं तंग कर रही हूँ, अम्मी को बताती हूँ जो सारी रात वाहियात किस्म के रसाले पढ़ती हो मोबाइल में और सुबह उठती भी नहीं।
नावल को वाहियात मत कहें आप ही, वो एकदम मुंह से तकिया हटाते हुए बोली। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी नाक और इसमें पहनी नोज़पिन सारे खानदान के लड़कों की जान ही तो निकालती थी। आपको पता है रात मैंने पढ़ा रूहे यारम, वो उठ कर बैठते हुए तजस्सुस में बोली। हाय, यारम जैसा डिम्पल बॉय, रूह पर जान छिड़कने वाला, का अमीर गाड़ियों कारवां वाला। बस करो, आलिया ने बैठते हुए कहा। ये सब नावलों में ही होता है, हकीकत में नहीं, आलिया ने गुस्से से कहा। रोज़ बरोज़ तुम्हारे ये नावल बढ़ते ही जा रहे हैं। पढ़ती हो इसका करती हूँ इसका मत, सॉरी पढ़ती हो इसका मतलब ये नहीं कि सर पर सवार कर लो। आप एक बात बताएं, दुनिया इतनी बड़ी है और यहाँ किसी के साथ ऐसा होता है तो ही लोग कहानियाँ लिखते हैं। एक दिन मेरा भी यारम जब आएगा ना, मैं फिर दिखाऊंगी कि देखिए हकीकत भी होती है। डिम्पल बॉय हाय, वो ख्यालों में जाके किसी हीरोइन का तस्वर करके खुश हो रही थी। मिल तो गया है डिम्पल बॉय, वो भी दो डिम्पल वाला। तुम्हें ही कदर नहीं है इसकी, डेवल तो नहीं है ना। वो मुंह पर सूरते हुए बोली। शर्म करो, एक शैतान चाहिए तुम्हें। उठ रही हो कि नहीं? मैं अम्मी को आवाज़ दूँ? मैं थोड़ा टाइम रह गया नमाज में। आलिया गुस्से में जाना को देखकर बोली। जाती हूँ। सलीम साहब की 3 बेटियां थी, आलिया, जाना और हिना। एक ही बेटा आमिर। आलिया और हिना अच्छी थी पर हुस्न में जाना किस्मत मेहरबान थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और तीखा सा नाक, जो एक बार दिखता था देखता ही रह जाता था। खानदान का कोई ही लड़का होगा जो जाना का ख्वाहिशमंद नहीं होगा, पर सलीम की बेगम उज़्मा और जाना के मामू का बेटा असवद, जो बचपन से ही जाना का दीवाना था, इसने जाना को अपनी जान बनाया था। बचपन से मोहब्बत और अब जवानी में इश्क बन गई थी। असवद ने दोबारा अपने माँ बाप को भेज दिया था जाना से शादी के तरीके के लिए, पर जाना को तो नावलों के हीरो की तरह किसी हीरो का इंतज़ार था। बात पक्की फिर भी असवद ने करवा ली थी और ये इसके लिए सुकून का बायस थी। वो जब भी होगी मेरी ही होगी, इससे दिन रात देखकर सुकून मिलता था। वहीं वो असवद से बेजार थी, इससे नहीं करनी थी शादी, पर अम्मी अब्बू के इसरार पर इसने हाँ की थी। इसे अपने नावल के हीरो की तरह कुछ ऐसा चाहिए था कि वो आए और इसे कहे कि वो बेहद चाहता है और इसे बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर ले जाए। जहाँ जाना खानदान में खूबसूरत थी, वहीं असवद भी कम ना था। सारे खानदान की लड़कियां हों या बाहर की, बस किसी को भी घास नहीं डालता था। डिम्पल बॉय इसकी जान बस जाना थी और दीवानगी की हद तक किसी से प्यार भी करता था और ऐसे ही अपना हाथ किए बैठा था हेलो, चली गई आलिया। आपी ने असवद की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो एकदम होश में आया। ये क्या सीन है? अब असवद ने आलिया से पूछा। मैडम ने रात को सहेली की मेहंदी में लहंगा पहना है और ममानी का ऑर्डर है इनकी बच्ची को दिलाया जाए। आलिया चादर उठाते हुए बोली। ये तो अच्छी बात है ना। असवद ने लुकमा दिया। खाक अच्छी बात है, इतना सर चढ़ा रहे हो, कल को खुद तंग आ जाओगे। पहले कम जिद्दी है और अपनी बात मनवाती है, ऊपर से तुम और फ्री हिट देते हो इसे। आलिया आपी ये ना कहें, इस लायक है वो चीज़ क्या? जान मांगे अभी दे दूंगा। बस करो, समझाने की बजाय इससे और सर चढ़ा रहे हो। तो फिर जाना किसकी है? वो हंस के बोला। दोनों डिम्पल इसके चेहरे पर और खुशी की लहर आलिया खुद इसके चेहरे से अंदाज़ा लगा सकती थी वो कितना चाहता है। जाना ने सलीम के डर से रिश्ते के लिए हाँ की थी। अब भी वो नावल पढ़ कर किसी रूड हीरो की हीरोइन बनना चाहती थी, जो इसे कहीं मिलता इसे उठा के ले जाता और दोनों खुश रहते। अपनी ही दुनिया तख्लीक कर रखती थी और आलिया को बताती रहती थी। एक दो बार तो आलिया ने प्यार से समझाया था, ये सब किताबों में होता है, सच से कोई वाबस्तगी नहीं होती, पर वो कहाँ किसी की मानने को तैयार थी। जब जाना ज़्यादा ही नावल की तरफ रोज़ कोई किस्सा लेकर बैठ जाती तो आलिया ने फिर एक दो बार गुस्से से कहा। मैं अब्बू को बता दूंगी, ये अपनी ऐसी हरकतें छोड़ तो जाना। पर इस बात से जाना अपनी ही दुनिया में मगर रहने लगी थी। आलिया को बताना ही छोड़ दिया था। कभी कभी जो सीन पड़ती रहा नहीं जाता था, फिर बता देती थी। आलिया इसके लिए फिक्रमंद थी कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। पुरसुकून का सांस था कि एक माह के बाद इसकी पढ़ाई पूरी हो जानी थी, इसके बाद शादी। आलिया भी साथ आई थी, दोनों असवद के साथ बाजार में थी। बस करो जाना, और कितना फिरोगी, कोई नाक नीचे नहीं चीज़ आती तुम्हारे। आलिया कोई 7वीं 8वीं दुकान से निकली थी, इसके पीछे वो ऐसी ही थी कि कोई चीज़ जल्दी से पसंद आती ही नहीं थी। बस आप ही इस पर और देख लें प्लीज़। अल्लाह अल्लाह करके लहंगा पसंद आ ही गया था। शुक्र है अल्लाह का, 2 नफल पढ़ूंगी, घर जाके ले ली तुमने अपनी चीज़ें। बस करे, बाजार में ऐसा ही होता है। तीनों बाजारों में बोलते हुए जा रहे थे। असवद बस इसे ही देखकर अपने आप को सुकून देता था। वो जल्दी से जवाब नहीं देती थी, बात नहीं करती थी, कभी फ़ोन कभी मैसेज। जिस रिप्लाई दिया
دل کیا تو کر دیتی تھی، پر اسود کو برا نہیں لگتا تھا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے شادی سے پہلے سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، بعد میں تو سر صرف میں ہی اسے سننے کے لیے ہوں گا۔ پتہ نہیں یہ کیسی لائن لکھی ہوئی ہے۔ خیر، دیدار یار بھی نصیب ہو جاتا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ نٹ کھٹ اداؤں والی جان نکالے رکھتی تھی اس کی۔ اسود نے اپنی ایک ڈائری لکھی تھی جسے وہ بڑا سنبھال کے رکھتا تھا۔ اس میں جب وہ اس کے سامنے آتی ہیں اس کا حال کیا ہوتا تھا، دل کیسے زور سے دھڑکتا تھا، جب ہنستی تھی کوئی اپسرا لگتی تھی، جب اداس ہوتی تھی کیسے وہ بے چین ہو جاتا تھا، جب روتی تھی تو دل کرتا تھا ساری دنیا کو ختم کر دے۔ اس کی خوشبو کو خود میں محسوس کرتا تھا، اس کی تصویروں سے باتیں کرتا تھا، ہر اپنا ایک ایک احساس لکھتا تھا اس نے، جیسے وہ شادی کے بعد اسے دکھانا چاہتا تھا کہ کتنا پیار کرتا ہے وہ اس سے۔ آؤچ! ایک دم بازار میں جانا کا کندھا زور سے لگا تھا کسی سے اور وہ اسود سے جا لگی۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا؟ اسود ایک دم اس کو روکے غصے سے بولا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ وہ لڑکا ایک دم بولا۔ جان بوجھ کے مارا ہے یا ویسے ہی آنکھیں بند ہیں تیری؟ نظر نہیں آتا؟ غصے سے اسود کا برا حال تھا اور اس نے اس لڑکے کا کالر پکڑ لیا تھا۔ دیکھو بھائی، میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، معافی مانگتا ہوں بہن، معذرت ہے، اس نے جانا کو دیکھ کر کہا۔ اسود پاگل ہو گئے ہو؟ چھوڑو، وہ معافی مانگ رہا ہے، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ عالیہ اسود کو سمجھا رہی تھی۔ اسود نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ چلو اب عالیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے گئی۔ پاگل ہو تم؟ جانا نے اسود کو دیکھ کر کہا۔ ہاں بہت۔ وہ غصے میں تھا، سنجیدگی سے جانا کو جواب دیا۔ اب تم دونوں نہیں شروع ہو جاؤ، چلو گھر، عالیہ غصے میں بولی۔ شام کو سب ریڈی ہو رہے تھے مہندی کے لیے، سارے گھر والے رشتے دار ردا کے گھر جا رہے تھے اور جانا اپنی دوست کے گھر۔ امی میری جوڑی نہیں میری، وہ غصے سے سب کے پاس کمرے میں آئی تھی۔ ہلکا میک اپ، کھلے بال تھے، ماتھے پہ بندی، لہنگا پہنے کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اسود وہیں بس اسے دیکھتا رہا۔ ماتھے پہ جوڑی لگائی تو ہے، ارے میری ایئرنگ نہیں مل رہی، وہ چلاتی ہوئی بولی۔ تو سب آ گئے؟ آصفہ کا فون آیا ہے، میں نہیں پہنچی، یہ لو سامنے پڑی چیزیں نظر نہیں آتی؟ عالیہ ہاتھ میں تھما کر بولی۔ اچھا امی، میں جا رہی ہوں۔ چادر اٹھاتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ میری بچی کو اللہ نظر بد سے بچائے۔ مانی نورین اس کی سانس بلائے اتار رہی تھی۔ اے ہیرا، موبائل لا، اسود کے ساتھ تصویریں بنا جانا کی۔ ہائے مجھے دیر ہو رہی ہے، ان کو تصویر کی پڑی ہے، وہ دل جلتی بھنتی بولی۔ چل کھڑے ہو جاؤ دونوں، ارے پاس ہو جاؤ، ایسے کھڑے ہو جیسے مار کے بھاگو گے ایک دوسرے کو۔ اسود کی دھڑکنیں بے قابو تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ ایک تو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اوپر سے اس کے اتنے پاس۔ اکیلے نہیں جانا، اسود چھوڑ آئے گا۔ امی نکڑ پہ تو جانا ہے، میں چلی جاؤں گی، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی۔ نہیں ابو بولیں گے تمہارے۔ اچھا جا رہی ہوں میں، چلو اسود، ارے چلو بھی، نہیں تو کوئی کام اور نکال دیں گے میرے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف لے گئی۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ باہر گلی میں چلتے ہوئے وہ بولی۔ ڈمپل بوائے تو ہو تم، اچھے بھی ہو، پر کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتے جو تھوڑا برا بھی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ برا مطلب کیسا برا؟ ارے کوئی بھی برا کام جیسے جرائم کی دنیا کے کام ہوتے ہیں، جیسے یارم ہے ڈیول۔ وہ پھر سے خیالوں میں جا کے بولی۔ ڈیول جو روح سے انتہا کی محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو مارتا ہے، تم ایک ڈیول کی خواہش رکھتی ہو؟ ڈیول کی خواہش رکھنا برا تو نہیں ہے، محبت ہو دیوانوں والی، غصے والی، شیطان لڑکا غصے والا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہوتے ہیں، پر دیوانگی، عشق، یہ سب مجھ میں دیکھ لو گی جب میری زندگی میں آؤ گی۔ یارم نے محبت کی ہوگی، ڈیول بن کے میں محبت کروں گا، اسود بن کے۔ سب کی محبت اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ بس کرو، ایسا نہیں ہوتا، جانا منہ بنا کر بولی تھی۔ اتنے میں اس کی دوست کا گھر آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، فون کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا، وہ کہہ کر اندر چلے گی۔ آصفہ وہ اسٹیج پہ کھڑی تھی، دونوں بہا کے گلے لگی، اور واقعی ہی کوئی آنکھ ہوگی جس نے جانا کو مڑ کے نہ دیکھا ہوگا۔ مہندی لڑکے والوں کے گھر سے آنی تھی، اس لیے آصفہ تیار ہو کر سب دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تب تک انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ہال کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی رکی، ایک لڑکا اترا، اس میں سے ہینڈسم سا۔ آصفہ یہ کون ہے؟ یہ میرا کزن ہے، آصفہ نے جواب دیا۔ یہ گاڑی اس کی ہے؟ کیا کرتا ہے اس کا؟ ڈیفینس میں بنگلے۔ ارے آصفہ وہ دھولے والے آگے، جلدی کرو، اس کی بہن اس کا ہاتھ کھینچ کر آصفہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی لے گی۔ ڈیفینس میں بنگلہ، جانا وہیں کھڑی سے ہی دیکھتی رہی۔
मेहंदी की रस्म में वो जाना की नज़रों का मरकज़ रहा। आसफ़ा तो मेहंदी में बैठी थी, इसको कहकर तारीफ़ करवाती। अब जाना का दिल था कि किस तरह इससे सलाम दुआ हो। वो सामने स्टेज की तरफ बढ़ा और जल्दी से जाना उठी और इसी की तरफ गई और एकदम से इसने अपना कंधा ज़ोर से इससे दे मारा। ओह आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। वो बस जाना को देख रहा था, इसकी नज़रें इसके चेहरे को तक रही थी। इट्स ओके। जाना मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। हाय कितना प्यारा है, करीब से वो उससे बातें करते हुए बोली। इसके बाद इस लड़की की नज़र सिर्फ जाना भी थी और जाना इस बात से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मेहंदी की रस्म ख़त्म हो गई थी। अच्छा आसफ़ा, मैं चलती हूँ। किसके साथ जाओगी? आसफ़ा ने जाना को देखकर बोला। चली जाऊँगी, यही तो जाना है। नहीं, इतनी रात को अकेले कैसे भेज सकते हैं? मैं भेजती हूँ किसी को। आसफ़ा की अम्मी ने जाना को कहा। मार बेटा यहाँ। उसने जब पीछे मुड़कर देखा, मार था इसका नाम और वो इसी लड़के को आवाज़ें लगा रही थी। ये जाना को कुछ घर छोड़ के ये जाना को कुछ घर छोड़ के घर जाना है बेटा, वहाँ तक छोड़ आओ। जी आंटी, इसने जाना को देखते हुए कहा। जाना की तो खुशी की इंतहा नहीं थी, वो सच में इसके साथ जा रहा था। सबसे मिलकर जाना बाहर इसके साथ आ गई। खामोशी इसलिए तोड़ी। जाना नाम है आपका? जी। आपका मार है? जी। फिर दोनों कुछ नहीं बोले, दरवाजे तक आए। जब जाना ने दरवाज़ा बजाने लगी, वो एकदम बोला, नंबर मिल सकता है आपका? वो अपना फ़ोन इसके आगे किए खड़ा था। जाना ने चुप करके मोबाइल पकड़ा और नंबर टाइप कर दिया। वो घर में आई, इस वक्त सहन में ही खड़ा था। मोबाइल लेके किसके साथ आई? जो मैं हाथ में मोबाइल लेके 1 घंटे से ठहर रहा हूँ, मुझे फ़ोन करोगी? वो आसफ़ा की अम्मी छोड़ के गई है, कह रही थी कि इतनी रात के कैसे तंग करोगी? वो कहकर अंदर जाने लगी। असफ़ा ने इसका हाथ पकड़ लिया। जाना एकदम वो इसके करीब आया। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता? वो एकदम हंसा और जाना के तन बदन में आग सी लग गई। हाँ तो तुमने ही कहना था। मैं पता नहीं रात को किसके साथ। वो गुस्से में एकदम खुद के करीब करता बोला था। मुझे खुद से ज़्यादा एतबार है तुम पर। आंखों में शदीद गुस्सा और एक अजीब सी चमक थी। ना मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ, ना तुम्हें दूर जाने दूंगा। असवद, पागल हो गए हो? इसकी खून बरसाती आंखों को देखकर वो एकदम झंझलाकर बोली थी। अंदर जाने के लिए मुड़ी तो असवद ने जाना का हाथ पकड़ लिया। कि अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए 2 मिनट नहीं निकाल सकती? मुझे नींद आई है, मेरा हाथ छोड़े। वो हाथ छुड़वा के अंदर गई, तभी इसके मोबाइल में मैसेज आया। हेलो मिस कातिल हसीना। नंबर नया था पर वो समझ गई थी कौन है। जल्दी से चेंज करके आई और आते ही मोबाइल उठा लिया। हेलो हैंडसम लड़के, जाना ने रिप्लाई दिया और इंतज़ार करती रही। क्या कर रही है? कुछ नहीं, लेटी हूँ। मानना पड़ेगा आपकी खूबसूरती को। सब को पीछे छोड़ दिया है आपने। अमार ने जाना की खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहा था और अपने आप में वो किसी हीरोइन से कम नहीं समझ रही थी। क्या करते हैं आप? आसफ़ा बता रही थी कि आपका बंगला है डिफेंस में और गाड़ी भी आपकी। मैसेज भेज के वो इंतज़ार कर रही थी। 5 मिनट के बाद जवाब है। जी, बिज़नेस करता हूँ। अच्छी लगी हो मुझे। कल आओगी बारात में? इसने बात पलटते हुए कहा। जी आऊँगी। अब तो आना पड़ेगा। हाँ ना, मैं इंतज़ार करूँगा। रात भर वो अमार के बारे में सोचती रही। जो इसने सोचा था वो वैसा ही था। गाड़ी, बंगला, हैंडसम। खुद ही हंस रही थी सोच सोच के। अगले दिन सुबह सब उठे, सब ने इकट्ठा नाश्ता किया। अरे उज़मा, जाना नहीं उठी? सबके साथ कर लेती नाश्ता। असवद की अम्मी ने अपनी नंद उज़मा को कहा। भाभी, आवाज़ दे के आई हूँ। अरे असवद बेटा, रुको ज़रा, फिर बैठना। इससे ज़रा हिला के आओ। कहो सब बुला रहे हैं नाश्ते पे। जी फूफो। असवद अंदर आया। वो सो रही थी गहरी नींद। जाना जाना इसने आवाज़ लगाई पर उठाने का दिल इसका भी नहीं था। सोते हुए इसका चेहरा बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। बाल इसके चेहरे होंठों को छू रहे थे। असवद से नहीं रहा गया। इसने आगे बढ़ के इसके बाल पीछे किए। एकदम इसकी आंख खुली। क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? वो एकदम से उठकर बैठ गई। असवद चुप करके बाहर आ गया। वो गुस्से में उठी और बात में गई, मुंह धोकर बाहर आई। आजो बेटा, सब तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। नौरीन, इसकी मुमानी होने वाली सास ने कहा। वो मुंह बनाती चुप करके बैठ गई पर इसका जहन अभी भी रात होने वाली बातों में अटका था। अरे उज़मा, अब हमने कब रखनी बच्चों की शादी? नाश्ता करते हुए नौरीन ने पूछा। भाभी, जैसे आपको मुनासिब लगे। आपकी बेटी है। आलिया के ससुराल वाले भी अब तो जोर दे रहे हैं। अम्मी, मेरे पेपर्स तो हो जाने दे। अब जाना ने जल्दी से कहा। पेपर होने वाले हैं और शादी हम फिक्स कर लेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। इधर आलिया के ससुराल वाले कब से जोर लगा रहे हैं। वो चुप करके नाश्ता किया, शाम के लिए कपड़े निकाले और तैयारी में लग गई। आज इसने पिंक कलर की मैक्सी पहनी थी। असवद चुप था, बस ये अपनी आंखों को ठंडक इसे चेहरे को देख लेता था। बहुत प्यारी, कोई परी लग रही थी। अपनी बारात आ गई, मैं जा रही हूँ। वो तैयार खड़ी थी। आसफा के साथ ही मैं हॉल में जाऊंगी। दिन में आसफा की शादी थी, रात को रिश्तेदारों के। हाँ, इसलिए सबने प्लान बनाया हुआ था, दोनों में जाते हैं। जाना पहले ही जा रही थी, बाकी सब बाद में आते। आसफा के घर पहुंची, सब हाल में जा रहे थे। अरे अमार, गाड़ी लेके आओ, आसफा को लेके जाना है। अमार कब से जाना की नज़र ढूंढ रही थी।
इसका नाम सुनते ही जल्दी से इसने पीछे मुड़कर देखा। सामने ब्लैक पैंट शर्ट में अच्छा लग रहा था। इसकी नज़र जाना पर पड़ते ही ऊपर से नीचे गई थी। बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। शादी हाल में भी जाना और अमार एक दूसरे की नज़रों का मरकज़ रहे। रुखसती हो गई थी। आसफा पिया के घर चली गई थी। सब जा रहे थे अपने अपने घर। चलो जाना, अब क्या यही रुकोगी? आली ने जाना को देखकर कहा। सामने वो अमार से इशारों में बातें कर रही थी और आली ने देख लिया था। कौन है ये? आलिया ने देखकर कहा। क्या कह रही थी? कुछ नहीं आपी, वो मेरी चादर आसफा के घर ही रह गई थी, इससे कह रही थी ला दे। चलो दुपट्टा लपेट के आलिया ने जाना का हाथ पकड़कर सबके पास से ले आई। चले अम्मी? हाँ चलो बेटा। सब घर पहुंचे। क्या बात है आपी, कहाँ ले जा रही हो? आलिया सऊद का हाथ पकड़कर ऊपर लाई थी। जाना से मोहब्बत करते हो? ये कैसा सवाल है? मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ। तो फिर मानी को कहो कि अगले महीने शादी की तारीख रख ले। पर क्यों, क्या बात है? असवद ने हैरानी से पूछा। मैं खुद नहीं कह सकती असवद, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी भी साथ शादी है। वो पागल सी नादान लड़की नावल पढ़ पढ़ के खुद को वही समझने लगी है। अब समझदार है, बार बार डांट के नहीं कह सकती। इसका पता भी नहीं है कब मुकर जाए, इसलिए मोमानी को बोलो जिद करो कि शादी की तारीख रख ले और अगले महीने तुम इसे ले जाओ अपने घर। खुशी खुशी रहो अपनी दुनिया में। मैं अम्मी से बात करती हूँ इस बारे में, पर आप ही कोई परवाह नहीं। पेपर के बगैर मानेगी भला? वो साल ज़ाया होगा इसका। तुम्हें जाना की फ़िक्र है पेपर की? वो गुस्से से बोली। तो ठीक है, मैं बात करता हूँ, पर आप भी पप्पो से बात करें। घर में हंगामा मच गया था। शादी की बात कर दी। उज़्मा बेगम ने फैसला सुना दिया। सबके होते हुए सलीम साहब से सारी बात करके, आली के ससुराल में भी बात करके, अगले महीने की एंड में शादी है। और जाना का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर जाए। अम्मी, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो एकदम से आपने रात में ही फैसला कर लिया? पेपर तो दे लेने देती रहना, शादी के बाद जो दिल करे वो करना। पर अम्मी, मुंह बंद रखो, अब बहुत माली तुम्हारी। वो गुस्से से बोली। और असवद को बुरा भी लग रहा था कि इसके पेपर ज़ाया होंगे, पर खुशी थी कि वो इसकी ज़िंदगी में आ जाएगी, खुद ही दिलवाएगा पेपर। पर जाना को कहाँ मंजूर था। इससे अमार पसंद आ गया था। शादी एक बार होती है, वो भी अपनी मर्जी की, यही सब सोच रही थी। तभी इसके मोबाइल की घंटी बजी। हेलो अमार। जल्दी से उठ के कमरे का दरवाज़ा बंद किया। अमार, मुझे आपसे एक बात करनी। मेरे घर वाले अगले महीने मेरी शादी कज़न से कर रहे हैं, पर मुझे इससे नहीं करनी। मुझे आप अच्छे लगते हैं, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। क्या आप मेरा साथ देंगे? जाना, अच्छी तो तुम मुझे भी लगती हो, पर मैं क्या साथ दे सकता हूँ? वो आगे से बोला। अभी तो मुझे भी नहीं समझ आ रही क्या करूँ। जाना, अच्छी लगी हो तो मुझे और प्यार हो गया है तुमसे, तो मैं अपनाना चाहता हूँ। मुझे भी अच्छे लगे हैं, आप मुझसे से मिल सकते हैं। मेरा ज़रा हौसला बढ़ जाएगा। वो जल्दी से बोली। हाँ ज़रूर, कहाँ मिलना है बताओ, आ जाता हूँ। कल नहीं, आज नहीं, कल मैं अपनी दोस्त के घर का बहाना करके जाऊँगी, आप मुझे रास्ते से ले लेना। ठीक है मेरी जान। जब इसने जाना को जान बोला तो इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। कितना अच्छा लगा था इसे इसका जान कहना। अगले दिन वो अपनी दोस्त के घर का कहकर गई थी। आखिरी बार मिला है और बताए शादी है इसकी और वो नहीं आ सकती। अब कॉलेज रास्ते में इसने अमार को कॉल की और वो गाड़ी ले के आ गया। दोनों एक पार्क में गए, वहाँ बैठे। तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना। वो जाना का हाथ पकड़ते हुए बोला। पार्क में एक दुकान लोग थे। जाना को कितना अच्छा लग रहा था। मैं नहीं करूँगी किसी से भी शादी, मुझे आप चाहिए हो। वो भी इसका हाथ पकड़ते हुए बोली। अच्छा परेशान ना हो, तुम घर में हंगामा मचा दो, कभी नहीं करनी, पेपर के बात करनी है, तब तक कुछ कर लेंगे। खाना पीना छोड़ दो, मान जाएंगे। हाँ मैं ऐसा ही करती हूँ। चले अब वो दोनों उठे। जाना जाने के लिए आगे बढ़ी। अमान ने इसका हाथ खींचकर अपनी बाहों में लिया। जाना इसके लिए तैयार नहीं थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अमान ने अपनी तरफ खींचते हुए इसके लबों पर एक किस की। जल्दी से। अमार, क्या कर रहे हो? प्यार करता हूँ तुमसे बेपनाह, और प्यार ना हो ये कैसा प्यार है भला? वो जाना को छोड़ते हुए बोला। जाना को बुरा नहीं लगा था, बल्कि अच्छा लगा था। इसने मोहब्बत का इज़हार ऐसे ही ज़बरदस्ती किया था, यही तो चाहती थी वो, और पूरे रास्ते इसी बात को लेकर खुश होती आई थी। इसने ज़बरदस्ती रूड हीरो की तरह इसके लब चूमे थे और अब मार के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। घर आके इसने तूफान बर्पा कर दिया था, खाना पीना छोड़ दिया था, पर उज़्मा बेगम आपको के टिस्से मिस नहीं हो रही थी। इसकी वजह आलिया थी। इसने अपनी माँ को सब बता दिया था। वो नहीं चाहती थी मज़ीद कोई नुकसान हो, इसलिए इसने यही बेहतर समझा और उज़्मा ने शादी का फ़ैसला कर लिया। जाना की जान पे बनी थी कि अब इसकी शादी असवद से होगी और असवद को इंतहा की खुशी थी कि जाना इसकी ज़िंदगी में आ जाएगी, इसकी महरम बन के, और फिर वो इससे बेइंतहा चाहेगा और बताएगा कि कितनी मोहब्बत करता है, इश्क करता है। जाना ने खाना पीना छोड़ दिया था और इस बात का भी किसी पर कोई असर नहीं था। इसकी अम्मी की कोशिश थी कि कुछ भी गलत होने से पहले इसकी वक्त पे शादी हो जाए तो बेहतर है। और इधर जाना ने रो रो के बुरा हाल किया था और अमार इसे दिलासे दे रहा था। आलिया और जाना माइयों बैठ गई थी। 3 दिन पहले शादी की के जाना ने सभी से बोलना छोड़ दिया था। 2 दिन बाद मेहंदी थी और हर चीज़ नौरीन ने बड़े चाव से बनाई थी, उसे देनी आई थी। चांद का टुकड़ा लगेगी मेरी जाना, सारे ख़ानदान में वाह वाह हो जाएगी। मेरी नौरीन की खुशी की इंतहा नहीं थी।
सब खुश थे सिवाय जाना के माया के कपड़ों में वो बहुत प्यारी लग रही थी, पर इसने जब मेहंदी के कपड़े पहने थे कोई परी जैसी लग रही थी मेहंदी असवद को, और इसे बैठा के हुई थी। इस असवद की खुशी की इंतहा नहीं थी। असवद को लगा था शायद घर छोड़ी है इसलिए उदास है, पर इसकी जाना को जो पानी की चमक थी सब इसकी आंखों में देख सकते थे। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो कैसे बयान करे कि इसकी जाना इसकी होने जा रही है। नाच रहा था, गा रहा था, खुशी थी कि सब संभाले नहीं संभल रही थी। सब दोनों जोड़ियों की बलाएं उतार रहे थे और इधर जाना का दिल डूब रहा था। वो कैसे मार के पास जाए। वो नहीं चाहती थी कि इसकी शादी इससे हो जिसे वो खुद पसंद नहीं करती। वो इसे चाहती है जिसके पास इसे देने के लिए सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, हर आराइश। मेहंदी की रस्म खत्म हो गई। जिसने मोबाइल उठाकर मार को अपनी पिक भेजी मेहंदी के कपड़ों में, और मार देखकर रह ना सका। इसकी खूबसूरती का तो दीवाना था वो, और वो नहीं चाहता था कि इसकी पहली रात किसी और के साथ बीते। जाना मेरे साथ भाग चलो। पिक देखकर इसने मैसेज किया, पागल हो गए हो? हाँ, तो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। कोई तुम्हें कल ले जाए और तुम्हारे साथ रात गुजारे, तुम्हारे लम्स को महसूस करे जिसके ख्वाब मैंने देखे हैं। मैं अब नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मुझसे प्यार नहीं करती क्या? क्या मैं क्या मैं कुछ नहीं लगता तुम्हारा? मैं ले जाऊंगा बहुत दूर तुम्हें यहाँ से। नहीं, जाना ने बस यही जवाब दिया, ठीक है, आज के बाद मुझे मैसेज नहीं करना भूल जाना। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मार भी आया था? ऐसा नहीं कहो। मार दोनों मैसेज पे लगे थे और जाना साथ साथ रो रही थी। ऐसा ही है क्या? क्या लगता हूँ? मैंने देखा है तुम्हारे साथ वो ख्वाब जो कल वो गुजारेगा। तुम्हें एक मोहब्बत करने वाला चाहे चाहिए था, बेपनाह टूट के तुम्हारे वजूद को प्यार कर सके। और मैं भी तुम्हारे अलावा नहीं चाहता कि किसी को जो हाथ लगाऊं। मेरी जान हो जाना। जाना ने 5 मिनट कोई जवाब नहीं दिया। वो सही कह रहा है, और शादी भी एक बार होती है और प्यार भी, और मैंने अपने प्यार को ऐसे नहीं खो सकती। इसने एक यारम जैसा हीरो को चाहा था जो उसके नावल के ख्वाबों के शहजादे जैसा था, और असवद इसके ख्याल से वो नहीं था। ठीक है मार, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए। अगला मैसेज जाना ने कर दिया, आई लव यू माई स्वीटी। कल जब सब हाल चले जाएंगे मैं अकेली होंगी, एक दो और होंगे, मौका देकर मैं बाहर आ जाऊंगी, गाड़ी ले आना। ठीक है, माँ ने जवाब दिया। सब तैयारियों में लगे थे, कुछ हाल पहुंच गए थे, कुछ रह गए थे। जाना कोई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और आलिया भी बहुत प्यारी लग रही थी। 2-3 लोग रह गए थे। दोनों बहनों ने हाल जाना था। जब बारात आ जाती सब इंतजाम देखने और बारात का वेलकम करने चले गए थे। जाना और आलिया दोनों थी और एक दो कज़नें थी। तभी जाना के मोबाइल में मैसेज आया। जाना ने उठाया, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कितनी देर लगेगी? ये माँ ने मैसेज किया था, मैं आती हूँ। वहीं खड़े रहे, मुझे वॉशरूम जाना है। जाना ने कहा, चलो मैं ले चलती हूँ। एक इसकी कज़न उठी, नहीं तो ऐसा करो, ये बैठक वाले दरवाजे में बाहर ही खड़ी रहो, मैं लहंगा उतार के वॉशरूम जाऊंगी, फिर अंदर से ही पहन आऊंगी। अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, इसकी कज़न ने कहा। वो अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। जल्दी से अलमारी से एक बैग निकाला। इसे छोटा सा जो मौका देखकर इसने छुपा दिया था। मोबाइल वो उठा लाई थी। बैठक का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था। इसे जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने ही गाड़ी खड़ी थी। जल्दी से वो गाड़ी में बैठी और गाड़ी तेज़ रफ्तार से वहाँ से निकल गई। तुम ठीक हो जाना? माँ ने उसकी हालत गैर होते देखा। हाँ, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो क्या कर आई है, पर इसे अपनी मर्जी का हीरो चाहिए था। जाना जाना 10 मिनट हो गए थे, बाहर नहीं आई। वो तो इसकी कज़न आवाज़ दे रही थी, चलो गाड़ी आ गई, बारात भी पहुंच गई है। जाना का कज़न आया था, जो रह गए थे इनको लेने। आलिया अपनी जाना दरवाज़ा नहीं खोल रही। आलिया उठी, जल्दी से कमरे से बाहर आई। सब हो रहे थे, जाना कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसके कज़न ने फिर दरवाज़ा तोड़ा। सबको कहा शायद बेहोश हो गई है या कुछ हुआ है। किसी के भी ख्याल में वहमो गुमान में भी नहीं था कि वैसा कर जाएगी या करेगी। इसके कज़न दरवाज़ा तोड़ा, अंदर कोई नहीं था। बाहर का दरवाज़ा खुला था। आलिया वही नीचे बैठ गई। जाना इधर बारात पहुंच गई थी। आज तबीयत नासाज है, जिसकी वजह सॉरी असवद ने ब्लैक शेरवानी पहनी थी और इससे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था। बस जल्दी से जाना जाइए और निकाह हो जाए, इसे देख ले दुल्हन के जोड़े में वो कैसी लगती है। अरे उज़मा कहाँ रह गई? बच्चियाँ अभी तक नहीं आई। नौरीन ने जाना की अम्मी से पूछा। भाभी गया है अदनान लेने। तभी उज़मा के फ़ोन की बेल बजी। हेलो अदनान बेटा, सब इंतज़ार कर रहे हैं, तुम अभी तक नहीं आए, क्यों, क्या हुआ है? अच्छा मैं आती हूँ किसी के साथ। वो फिक्रमंद से फ़ोन बंद करके इधर उधर किसी को ढूंढने लगी। खैरियत है? उज़मा घबराई हुई, क्यों हो, सब ठीक तो है ना भाभी? वो अदनान कह रहा है, बस जल्दी से किसी के साथ घर आओ, कोई मसला हो गया। अल्लाह खैर। दोनों ही परेशान थी। रुको, असवद के दोस्त की गाड़ी है, इसमें हम दोनों चलते हैं। वो जल्दी से इसके दोस्त को बुला के लाई। दोनों घर पहुंची तो आलिया रो रही थी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना आलिया मेरी बच्ची? वो पास बैठते हुए बोली। जाना जाते जाते एक पर्ची सामने सोफे पर रख गई थी। अम्मी जाना आलिया हिचकियों से रो रही थी। अम्मी जाना बर्बाद कर गई सबको। नूरी ने जल्दी से आलिया के हाथ से पर्ची
ली। मैं इस शादी से खुश नहीं थी, मेरी ज़बरदस्ती की जा रही थी। माफ़ करना असवद मेरे ख्यालों का हीरो नहीं था, मुझे मेरा हीरो मिल गया है, मैं इसके साथ जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो जाना। नौरीन के हाथ कांप रहे थे और पीछे से दोनों बारातें दुल्हन का इंतज़ार कर रही थी। क्या करना है, अब उज़्मा रोने का वक़्त नहीं है। अब सब रो रहे थे, सबकी इज़्ज़त तार-तार करके वो गई थी। बता दें सबको, रोंद गई है हमारी पगड़ी। मैं पहले असवद को फ़ोन करती हूँ। नौरीन ने असवद को कॉल की। इसे उठाती, अम्मी कहाँ हैं आप नज़र नहीं आ रही ना फूफो। ऊपर से जाना और आलिया भी नहीं आई अभी तक। असवद, जाना किसी के साथ चली गई है। नौरीन ने सीधा जवाब दिया, मतलब किसके साथ भाग गई है। ये बात तो सुन के उज़्मा से बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो नीचे ज़मीन पर गिर गई। अम्मी अम्मी आलिया पास बैठी थी। उज़्मा फ़ोन काट के जल्दी से वो भाग कर उज़्मा के पास है। असवद ने जल्दी से सब कुछ उतार के किसी की गाड़ी लिए घर आया। साथ में सलीम और असवद के अब्बू भी पीछे पीछे आ गए। क्या हुआ है, कोई बताएगा भी। सलीम चला आ रहा था। अम्मी होश में आए, फुफो होश में आए, तभी उज़्मा को होश आया। बताएगा मुझे कोई। सलीम चला रहा था, भाग गई आपकी बेटी, आपकी इज़्ज़त को पाँव तले रौंद के पैदा होते ही मर जाती, इतना दुख ना होता। उज़्मा चला रही थी और सलीम असवद इसके अब्बू वही सुन खड़े थे। तभी पीछे आलिया के ससुराल वाले आ गए। क्या हुआ है, दुल्हन अभी तक नहीं आई, इसलिए हमें आना पड़ा। वो इनकी बेटी भाग गई है किसी के साथ। साथ खड़े वाले घर के साथ खड़े वाली घर की औरत ने बताया, क्या जब इसे कोई और पसंद था तो फिर क्यों की ज़बरदस्ती इसकी शादी। माफ़ करना बहन, हम भी ऐसे घर में रिश्ता नहीं करेंगे। एक ऐसी है तो दूसरी कैसी होगी। अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि बारात वापस ही ले जाएं। नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं, एक एक की सज़ा दूसरे को क्यों दे रही है। नौरीन ने इन्हें रोकते हुए कहा, माफ़ करना, एक अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं रख सकी, दूसरी कैसे रखेगी। वो हाथ छुड़वा के चलेगी। बात आग की तरह फैल गई, जाना भाग गई। और तभी सलीम के दिल में दर्द शुरू हुआ। वो ऐसे दो बेटियों के घर उजड़ते देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। सलीम भाई, नूरी ने भाग कर इन्हें गिरते हुए पकड़ा था। सलीम भाई वो नीचे गिरते गिरते आखिरी सांस लेकर दम तोड़ गए। असद, गाड़ी लाओ जल्दी, कहराम मच गया था। जब इनकी नबज चेक की तो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, कोई फ़ायदा नहीं है। अबू अम्मी अबू बाबा सब रो रहे थे। जाना वो पीछे अपने दिल को थामे बैठी थी। है मेरी जान, अमार ने वीराने में गाड़ी रोकी और इसे हाथ पकड़कर अगली सीट पर बैठाया। तुम ठीक हो, इसके हाथ कांप रहे थे। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, पसीने क्यों आ रहे हैं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके लबों पर लब रखते हुए बोला, हम अभी कोर्ट मैरिज करेंगे और यहाँ से दूर चले जाएंगे। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, इसे ऐसे किस करना अच्छा लगा था। वो मुस्कुराई, फिर दोनों कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट गए। वहीं उन्होंने निकाह किया और अमार इसे 1 घंटे के बाद अपने एक बंगले के अंदर दाखिल हुआ। कोई नहीं था, खाली था बंगला। ये किसका है अमार, जाना ने देखते हुए कहा। वाकई ही बहुत बड़ा था। मेरी जान आपका है। वो इसके ऊपर झुकते हुए बोला, अंदर तो लेके चले। एकदम इसके चेहरे पर खुशी आई थी कि वो इतने बड़े बंगले की मालक बन गई है। सब अपने दुख में लगे थे और इस वक्त चुप करके घर से निकल गया था और जा कहाँ राते से भी नहीं पता था। बस चलता जा रहा था। मुसलसल 4 घंटे वो चलता जा रहा था। जब थक गया तो शाम ढल रही थी। एक रेलवे स्टेशन था जहाँ इक्का दुक्का लोग थे। वो बेंच पर बैठ गया। मुझे डेवल चाहिए, मुझे रूड हीरो पसंद है। इसके दिमाग में जाना की आवाज़ें गूंज रही थी। एक बार तो कहती कि नहीं करनी शादी, मैं खुद छोड़ देता। मेरी मोहब्बत का तमाशा बना के मुझे जग में रसवा ना करती। एक बार कहती किसी और से करनी है, मैं खुद इसके हाथ में दे देता। जाना क्यों इसकी आंखों से आंसू छलके और वो खुद से बैठा बातें कर रहा था और एकदम ज़ोर से चीखा, जाना क्यों किया तुमने। एकदम से खुशियों के घर में मातम सफ़े बिछ गई थी। हर तरफ जाना के भागने पर इसके बाप की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लान तन कर रहे थे। रात हो गई थी, सब रोने में लगे थे। एकदम से जाना को असवद का ख्याल आया। रात होने को आई थी, अभी तक असवद नजर नहीं आया। दिन से अभी तक। एकदम नूरीन उठी, मेरा असवद कहाँ है, वो देखने के लिए भागी। असवद असवद, सब परेशान हो गए। वाकई ही काफ़ी देर से किसी ने नहीं देखा था। सब इसकी परेशानी में लगे। इसके नंबर पर कॉल की तो बेल जा रही थी। इसने एक नज़र मोबाइल पर देखा, इसके अब्बू का नंबर था और इसके आंसू नहीं रुक रहे थे। किस मुँह से जाऊँ मैं घर, खानदान में मेरे माँ बाप के कितने रिश्ते तोड़कर मेरा पक्का किया था मेरी ज़िद पे। आज मैं जाऊँगा, वो मुझ पे हंसेंगे, मुझे देखकर रहम खाएंगे। मैं कैसे सबका सामना करूँगा, कैसे मैं अपने माँ बाप को दुनिया की बातों से बचाऊँगा, वो ये सोच में लगा था। तभी दूर से ट्रेन की आवाज़ है। इसने सामने देखा, सामने से ट्रेन आ रही थी। आंसू साफ किया और खड़ा हो गया और इसके दिमाग में जाना की आवाज़ें गूंज रही थी। तभी ट्रेन करीब आई और वो पटरी के नज़दीक आ गया। अरे अब जान निकालती रहोगी कि पास भी आओगी। जाना को देखकर मार की बस हो गई थी। वो तो कमरा देखकर खुद पर रश्क कर रही थी और बेखबर थी कि पीछे कितनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई हैं। अपने पहलू में लेकर अमार अपनी शिद्दत निछावर कर रहा था और वो खुद को सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। इधर जाना के बाबा का जनाजा उठ गया था और अली की बारात वापस चली गई थी। सब लोग असवद को ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिल रहा था और नूरीन का रो रो के बुरा हाल था। सब एक पल में बर्बाद हो गया था। सबकी किस्मत एक ने पलट कर रख दी थी। वो अपने ख्वाबों के शहजादे के साथ इसकी बाहों में सुकून की रात गुजार रही थी। एकदम गाड़ी से 2 इंच का फासला था। इसने सोच लिया था कि वो अब जीना नहीं चाहता। गाड़ी के आगे
गाड़ी के आते ही आगे बढ़ा और ट्रेन एकदम से ज़ोर से आवाज़ करती आगे बढ़ी। उसका हाथ किसी ने पकड़ कर खींचा। पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो? एक लड़का था इसकी उम्र का, इसने पकड़ कर से खींचा। हाँ हो गया हूँ मैं, असवा चला रहा था, सब खत्म कर गई, मार गई है सबको, क्या गलती थी सबकी, और संभाले नहीं संभल रहा था। इतने में सामने रोड से आती है कार के पास वो हाथ छुड़वा के भागा और देखते रहते गाड़ी के ऊपर से होता हुआ नीचे गिरा। वो भाग के से सप्ताह ले गया। 3 दिन हो गए थे, होश नहीं आया था इसे। इधर घर वाले परेशान थे तो रो के नौरीन का बुरा हाल था। इसकी खैर की दुआएं मांग रही थी। इधर जाना अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रही थी। इतना बड़ा बंगला, गाड़ी, प्यार करने वाला शौहर, लोन में आके बैठी, चाय बना के लाई तो मज़े से पीने लगी। अमार कहाँ कहीं बाहर गया था, तभी अमार की गाड़ी की आवाज़ से दरवाज़ा खोला। जाके गाड़ी अंदर आई तो इसमें कुछ लोग थे, एक औरत, एक आदमी और 2 बच्चे 10-11 साल के। ये है तुम्हारी बीवी? इसने निकलते ही देखा और अमार से पूछा। जी जी। वाह, बहुत खूबसूरत ढूंढ के लाए हो। वैसे खाना पकाना आता है इससे? इस औरत ने कहा। जी जी बेगम साहबा तो कल आएगी, सब काम करने वाले, इसको कहो कि हमारे लिए खाना बना दे। कौन है आप लोग? जाना से रहा नहीं गया। औरत जाना के पास ही अपने बैग से 1000 रुपये निकाले। ये हमारे मुलाजिम ने अच्छा नहीं किया, बताता तो खास इसकी शादी का तोहफा लेते। अभी मुंह दिखाई है तुम्हारी, रख लो। मुलाजिम जाना के मुंह से एकदम निकला। हाँ भाई, इसने कुछ बताया नहीं क्या? वो मार को देकर बोली। नहीं बेगम साहबा, अभी कल तो शादी हुई है, इतना टाइम नहीं मिला। अच्छा चलो बता दो, फिर इससे कहो खाना भी बना दे, साथ बहुत भूख लगी है। वो कहकर अंदर चली गई। क्या कह रही है ये औरत? अमार वो पागल सी होके बोली। जाना, मैं मुलाजिम हूँ यहाँ का, ये मालकन है मेरी और इन्हीं के पास बचपन से रहता हूँ। ये गाड़ी बंगला सब इनका है। कभी कभी आते हैं तो कुछ दिन रहकर फिर दूसरे शहर चले जाते हैं। जाना सुनकर खड़ी थी कि वो क्या क्या कह रहा था। देखो जाना, मेरी बात सुनो, अभी तुम खाना पकाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो जाना के करीब आते बोला। और दिमाग ख़राब नहीं है मेरा? जो मैं खाना बनाऊँ इसे समझ नहीं आ रही थी कि कहे क्या बोल गया है जिसके पीछे वो अपना सब बर्बाद कर रही। वो एक मुलाजिम था क्या सच में? वो वही नीचे बैठ गई। चक्कर से आई से जाना ठीक हो तो? मुझे पता है मैंने झूठ बोला, बकवास बंद करो अपनी। जाना चलाई और अमार ने एक जोर का थप्पड़ से मुंह पर मारा। इसके होंठों से खून निकला। ज़्यादा ही सर चढ़ रही हो, जितनी इज्जत दे रहा हूँ, चल खड़ी हो। वो जाना के हाथ को खींचे हुए बोला। चुप करके जाके खाना बना, किसी के सामने चूचरा की तो यही तलाक देकर घर के बाहर कर दूंगा। चली जाना जहाँ मर्जी। कुतिया कहीं की, किसी के आगे सुन, मेरी इज्जत नहीं की तो ज़मीन में गाड़ दूंगा। वो इसका मुंह दबाते हुए बोला। मैं नहीं पकाऊंगी। वो घरा के बोली। तेरा तो बाप भी पकाएगा। बात से पकड़ कर माँ ने 2 जोर के थप्पड़ मारे। चल अंदर। क्या जो रहा है अमार कैसी वाजे है? क्या हो रहा है अमार कैसी वाजे है? अंदर से आवाज़ आई। कुछ नहीं बीबी जी, बस जाना को समझा रहा था कैसे बनाना है खाना। वो जाना को गुस्से में देकर बोला। कुछ दिनों से मेरी आंखों में दर्द, इसलिए सॉरी। 3 दिन बाद असवद को होश आया था। इससे जो उठा के लाया था वो एक पठान था, लड़का इसी की उम्र का था। अस्पताल से आगे आगे थे एक कमरा था जिसमें वो असवद को लाया था। खाना खा लो लाला। वो प्लेट आगे रखता हुआ बोला। क्यों लाए हो मुझे? असवद ने इसे देखकर कहा। लाला, मेरा अपना तो कोई है ही नहीं, ज़िंदगी में पहली बार किसी को बचाने का मौका मिला है तो सोचा कुछ सवाब कमा लूँ। वो प्लेट में खाना खाते हुए बोला। असवद इसे देखकर चुप कर गया। क्या करते हो? असवद ने फिर सवाल किया। मैं ड्राइवर हूँ लाला, कराची से कश्मीर, कश्मीर से कराची, ये सफ़र है मेरा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वहाँ छोड़ना, मैं वहाँ रहकर कोई काम कर लूँगा। मुझे इस शहर में नहीं रहना। क्यों, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? हमें बताओ, हम छोड़ाएंगे। नहीं, कोई नहीं है। वो एकदम असवद को चुप करके देखने लगा। अब के वो असवद को साथ ले गया था। इसने एक घर किराए पर लिया था जिसमें वो कराची से कश्मीर आता तो रहता था। लकड़ी के बने इस मकान में नीचे मालकन मकान रहते थे और ऊपर 2 कमरे थे। एक इस लड़के के पास था और एक किसी और के। हमारा नाम आकाश है लाला, ये घर अब तुम्हारा है, यहाँ जैसे रहो। मैंने तुम्हारे लिए 1-2 लोगों से बात की है, वो खुद ही मिलेंगे तुमसे। असवद वहीं रह के काम करने लगा था। नज़दीक नज़दीक गाड़ी में लोगों को छोड़ के आने लगा था। अभी भी वो चुप करके सवारी के इंतज़ार में बैठा था। तभी एक लड़का लड़की भाग आए। जल्दी चलो लाला, चलो। वो गाड़ी में बैठे हुए बोले। जाना कहाँ है? असवद ने दोनों को देते पूछा। चलो जल्दी, बस मैं बताता हूँ। असवद ने गाड़ी जल्दी से स्टार्ट की। 5 मिनट बाद पूछा। बताया कहाँ जाना है? बस चलते जाओ, दूर ले जाओ, कहीं हम तक कोई ना पहुँच सके। वो एकदम बोला। मतलब? असवद ने पूछा। मतलब हम घर से भाग के आए हैं, जल्दी कहीं ले जाओ, कोई हम तक ना पहुँच सके। असवद एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाए। तुम लोगों के पीछे कोई आ रहा है? असवद ने पीछे मुँह करके पूछा। हाँ, लड़के ने जवाब दिया। क्या करी हो? अब शौक ना मनाओ, मर नहीं गया कोई, जिसने मरना था मर गया। माँ ने इसे घूरते हुए बोला। जब बंगले के पीछे वाले कमरे में लेके आया था। तुम जैसी लड़कियां पागल होती हैं, प्यार मोहब्बत आज के ज़माने में कौन करता है भला? सबको सिर्फ जिस्म और खूबसूरती से प्यार होता है, जो कि मैंने तुम्हारा सारा छीन लिया है। जाने मन वो जाना के करीब मुँह करता बोला। वैसे मैंने
आसफा के पास फ़ोन किया था। इसने बताया तुम्हारी बहन की बारात वापस चलेगी और ये बात तुम्हारा बाप बर्दाश्त ना कर सका और इस दुनिया से चला गया। ये बात सुननी थी जाना की जान निकल ही गई थी। और क्या ऐसा ही होता है, तुम हरकत ही ऐसी करके आई थी। वो इससे देखकर बोला, और एक इज्जतदार बाप के लिए जीना वैसे भी डूब मरने का मुकाम है, और वो तुम्हारा होने वाला शौहर किसी को नहीं मिला, कहाँ गया है कुछ पता नहीं है, जिंदा है क्या मर गया। जाना से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो वही नीचे गिर गई। जब होश है तो चार पर पड़ी थी, मार नहीं था। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, आलिया अपी सबके नाम लेकर वो चलाई। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से दुनिया उजाड़ दी, सबकी गुनाह सॉरी, ये थोड़े से ना इसमें नावल में ना लफ्ज़ों को अजीब तरीके से लिखा हुआ है और मैं कोशिश कर रही हूँ इसको ठीक तरीके से पढ़ने की। अगर ना पढ़ सकूँ तो आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। वो दुनिया उजाड़ दी, सबकी गुनाह कर दिया मैंने। मेरे अब्बू नहीं रहे, वो चला रही थी। मैंने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो रो रही थी और बो रही थी। नावल का शहज़ादा किसी को नहीं मिलता। आलिया आप ही ठीक कहती थी, सब किताबी बातें होती हैं। मैंने इनकी बात क्यों नहीं समझी? अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। बर्बाद कर दिया मैंने सब कुछ, रो रो के खुद को मारी तो इसका बस नहीं चल रहा था। वो क्या कर जाए फिर पछताए क्या हो जाए। चिड़िया चुगी खेत मार इसके पास आया तो आते ही ज़बरदस्ती से अपने बाहों में ले लिया। छोड़े मुझे, कैसे छोड़ूं? मेरी जान अपनी मर्जी से आई हो। एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारते हुए मारने का, अब तो कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास सिवाय मेरे रास्ते के। कहाँ जाओगी? अब आराम से चुप करके रहो, नहीं तो नंगा करके बाहर निकाल दूंगा, जहाँ मर्जी जाना। फिर जब इस लड़के ने कहा कि हाँ कोई पीछे लगा है, असवद ने गाड़ी मोड़ी और इस तरफ ले गया और रफ्तार तेज़ कर दिया। पागल हो गया है क्या? तभी सामने से 3-4 गाड़ी आती दिखाई दी। असवद ने गाड़ी रोकी और इसमें से एक आदमी उतरा और काफ़ी सारे दूसरे गाड़ी से हाथ में बंदूक ली। असवद ने हाथ पकड़कर लड़की का निकाला और लड़के को आदमियों ने दबोच लिया। ये चाहिए आपको? वो इसके आदमी के सामने जाके गुस्से से बोला। हाँ क्या करोगे इसका? असवद ने सवाल की। इज्जत को नीलाम करके निकली है जिसकी एक ही सज़ा है, इसने जवाब दिया। तो फिर ये काम की इजाज़त मुझे दे। असवद ने गुस्से से बोला दी। वो दो टोक बोला और इसका बोलना था कि असवद के पास एक हिफाजत के लिए चाकू था। इसके कहने की देर थी और असवद ने मुड़ते ही इसके पेट में ज़ोर से वार किया। पता है इस तकलीफ से ज़्यादा तकलीफ होती है जब किसी की इज्जत जाती है। लड़की ने एक ज़ोर की हिचकी ली और असवद ने फिर निकाल कर ज़ोर से एक बार और मारा और इसकी गर्दन पकड़ी। ये तकलीफ कम है, तुम औरत ज़ात को इज़्ज़त पता है कैसे कमाई जाती है? वो इतने गुस्से में था इसके दिमाग की नस देख सकते थे। साथ खड़े लोग, खून इसकी आंखों में सवार था और बेदर्दी से वो लड़की को मार रहा था। अपना खून से भरा हाथ इसने इसकी गर्दन में डालकर ज़ोर से ज़मीन पर झटका और वो वहीं नीचे गिरकर दम तोड़ गई। इसकी ये हालत देखकर सब हैरान थे। बहुत बेदर्दी से मारा था। असवद ने इसे नहीं हो यहाँ पहली बार देखा है? वो आदमी इसके नज़दीक आते बोला। हाँ। असवद ने मुख्तसर जवाब दिया। मेरे साथ रहकर ऐसे काम करोगे? तुम जैसे लड़कों की ज़रूरत है मुझे। असवद ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। हाँ करूँगा, पर यहाँ नहीं रहना, ये शर्त है मेरी, मंजूर है। वो इसे अपने साथ बैठा कर अपनी हवेली ले आया और इसको इसने दुबई भेजा और फिर असवद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कतर रूड हीरो सफाकी सब असवद में आ गई थी। किसी औरत की ख्वाहिश नहीं रही थी। रात किसी औरत के पहले में गुजारता वो औरत सदा याद रखती। अजीब एक जुनून था, नफरत थी औरत के लिए। किसी वक़्त की औरत इसे इज्जत लगती थी, आज वो औरत को पैर की जूती समझता था। मैंने कर्जा देना है साईं, 10 लाख रुपए आपकी नौकरी करता आया हूँ बचपन से मुझे उधार दे दे। अमार अपने मालिक के पास खड़ा था, इसने किसी से कर्जा लिया तो इसे इल्तजा कर रहा था। मैं तुम्हें 15 दूंगा और कभी मांगूंगा भी नहीं, पर मेरी एक शर्त है। वो अमार को देखकर बोला, तेरी बीवी के साथ एक रात चाहिए, हीरा ढूंढ के लाया है, कितने दिन से मेरी नज़र है इस पे, एक रात गुजार के फिर बेशक जो मर्जी कर। अमार ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कर्जा भी उतर जाएगा और ऊपर से 5 लाख भी मिलेंगे। जाना ने हंसना बोलना छोड़ दिया था। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती थी और इसकी गलती माफ़ी के काबिल नहीं थी, पर औरों के अल्लाह के हुजूर दुआ करती थी कभी किसी का सामना ज़िंदगी में ना हो, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मुझे मंजूर है साईं, पर फिर मैं इसको साथ नहीं रखूँगा, आप कहें और इसका इंतज़ाम कर देना। अमार खुश होते हुए बोला, ठीक है। मेरा एक दोस्त ऐसी लड़कियों का कारोबार करता और एक और फ़ायदा होगा इसे वहाँ बेच आना। वो तज़िया मुस्कुराता हुआ बोला, मैं भी नहीं चाहता तुम्हारी मैडम के सामने कोई बात आए। कल इसे तैयार करके गेस्ट हाउस ले जाना, वहाँ छोड़ आना, बाकी मामला मेरा है। जाना बात सुनो, काफ़ी दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, तैयार है ना? कल बाहर चलते हैं कहीं। जाना ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे जाने मन, गुस्सा छोड़ भी दो अब। वो इसके नज़दीक आते हुए बोला, जाना एक जिंदा लाश की तरह रहती थी। इससे जिंदा लाश की तरह रहती थी। अपने आप को वो इसकी अज़ियत से रोकती नहीं थी, क्योंकि इसकी सज़ा यही थी कि वो जीने में रहे ना मरने में। अगले दिन वो इसे गाड़ी में बैठाकर तैयार करवा कर गेस्ट हाउस लाया। ये कहाँ
आए हैं हम। जाना काफ़ी दिनों बाद इसे सवाल किया था, अरे जान बड़े साईं से थोड़ी देर के लिए उधार मांगा है। उन्होंने ही कहा है कि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारो। वो चुप करके कमरे में से लाया। कमरे में फूलों की सेज सजी थी और कैंडल जली हुई थी। हर तरफ फूलों की महक थी। तुम बैठो, मैं आता हूँ कुछ खाने को लेकर। जाना चुप करके बेड पर बैठकर कमरे का जायजा ले रही थी, तभी अंदर कोई आया। दरवाज़ा बंद किया। कौन है आप? जब इसने अपना रुख जाना की तरफ किया, जाना उठकर खड़ी होगी। आप यहाँ? वो आस्ता सा जाना के करीब आया। मार को बुलाया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चला गया है वो मुझे सौंप के तुम्हें। वो इसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। मतलब? जाना घबराई। 15 लाख लिए हैं इस खूबसूरत चीज़ के। वो इसके सीने पर हाथ रख के बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? दूर हो मुझसे। जाना एकदम पीछे हुई। वो एकदम इसने जाना के मुंह पर आगे बढ़कर थप्पड़ मारा और बालों से पकड़ा। इज्जतदार मर्द कभी ऐसा नहीं करते जैसा वो करके गया है, और इज्जतदार औरतें कभी ऐसा नहीं करती जैसा तुमने किया है। उसके मुंह के करीब मुंह करके बोला, आज की रात मेरी बाहों में गुजारो। और इतनी खूबसूरत हो, कसम से इस दिल को करार ही नहीं आ रहा था। जाना बेबस थी। एक मर्द की ताकत के आगे औरत की ताकत कुछ नहीं होती। और इसने जाना का दुपट्टा दूर फेंक कर मारा और अपनी हवस के लिए जाना पर बेरहमों की तरह झपटा। और वो चला रही थी, पर इसकी कौन सुनने वाला था। सारी रात वो इसे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। सुबह जाना आधी मरी हालत में थी। हेलो, ले जाओ इसको, अभी बेहोश है, इसे खान लाला को दे आओ। अमां ने इसे नशे का इंजेक्शन देकर आगे किसी को बेच आया था। असवद और इसके दोस्त इसका मूड बना रहे थे। तभी इसने कहा कि कोई देसी होनी चाहिए। इससे नहीं पता था कि जो इसके सामने ला के खड़ी कर दी जाएगी वो इसकी जाना ही होगी। दबी में अपना नाम बना लिया था बेरहम असवद। इस रात भी वो कपड़े उतारने का बोल के जब इसकी नज़र लड़की पर पड़ी तो वो जाना थी, और जाना कि जब इस पर नज़र पड़ी तो उसे समझ नहीं आया वो क्या करे, इसलिए खुद को पीछे ले जाती जाती नीचे गिर गई थी। अब वो अस्पताल में बैठा था, अपने खून से भरे हाथों को देख रहा था। वो जैसी भी थी, इसका इश्क था, और आशिक महबूब को भला कहाँ इतनी बड़ी इज़्ज़त में देख सकता है। कुछ भी करके डॉक्टर इसे कुछ नहीं होना चाहिए। वकास को मुलाजिम ने फ़ोन करके सारी सूरत हाल बता दी थी। आज़म और वकास साहब अस्पताल में थे। इसको डॉक्टर का कॉलर पकड़ कर खड़ा था। मैंने कहा है अगर इसे कुछ भी हो गया मैं सारे अस्पताल को आग लगा दूंगा। अस्वद पागल हो गया है क्या? वकास और अजीम ने आगे बढ़कर इसे रोका नहीं तो वो इसे ही मार डालता। 3 घंटे वो अपना सर पकड़ कर बैठा रहा था। एक एक गुजरा पल इसे याद आ रहा था। एक्सक्यूज़ मी सर, खुशी की खबर है कि आपके पेशेंट बच गया है, और एक बुरी खबर ये है कि अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। हो सकता है होश में आके वो खुद को नुकसान भी पहुंचाए, इसलिए इनके पास किसी का होना लाजम है। इनके दिमाग में झटके लगे हैं जिनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, पर आपको बहुत हौसले से काम लेना होगा। क्या मतलब है कि इसका वो बिल्कुल ठीक हो जाए? कुछ करो। असवद गुस्से में चिल्लाया, सर वो ठीक होंगी जब वो खुद को रिकवर खुद से करेंगी, नहीं तो इनका एक ही हाल है कि आप इन्हें पागल खाने में। तेरा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही है? असवद गुस्से की इंतहा थी। असवद चुप कर यार, जो बात कह रहा है वो बता रहा है। वो तू लेके चल यहाँ से जाना को, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा इनका। वो वकास पे चलाते हुए बोला, अच्छा चुप कर, मैं करता हूँ बात, होश आने के बाद ले जाएंगे। 2 घंटे से वो जाना के पास बैठा था। इसने आंखें खोली। जाना वो इसके बिल्कुल करीब बैठा था, और जाना की आंखें भीग गई थी, सर पर पट्टियाँ थी। फिर डॉक्टर ने दुआ देकर इसे नींद में सुला दिया था। असवद घर ले आया था, और नर्स डॉक्टर का सब इंतज़ाम वो घर पे ही कर रहा था। जाना जो ज़्यादातर नींद में ही रखा जाता था, आज 5 दिन हो गए थे, एक लम्हे के लिए भी इसने जाना के पास से नहीं उठा था। अभी बाहर अपने रूम में शावर लेने जा रहा था, तभी जाना कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ें आई। अंदर गया तो वो खून में लथपथ इसके हाथ थे। ड्रिप की सुइयों को खुद में ज़ोर ज़ोर से मार रही थी। मैंने किया है, सब चला रही थी। मैंने किया है, सब चला रही थी। मैंने बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं जीना चाहिए, मेरा यही हाल होना चाहिए। ज़ोर ज़ोर से खुद को मार रही थी। क्यों जीऊँ, इसका बस चल रहा था। जाना इसको भाग इसके करीब आया। मैंने किया सबको बर्बाद, मैंने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। असवर ने इसे पकड़ा, इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। जाना, मैंने सब बर्बाद कर दिया, और हिचकी से भरकर रोई। मैंने मार दिया सबको। मैं नहीं जीना चाहिए, मुझे नहीं जीना चाहिए, नहीं जीना चलाई थी वो ज़ोर ज़ोर से, और असवद से बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसे अपनी बाहों में भरकर वो वही नीचे लेकर बैठ गया। ना वो मरने में थी ना जीने में। क्या शिकवा करता, क्या शिकायतें करता, क्या सज़ा देता। मेरा यार भी मिला तो ऐसा, ना मेरा ना किसी और का। वैसे गले लगे खुद में समा लिया, और यहाँ पे नावल ख़त्म हो गया। राइटर ने यहाँ पे जाना की नावल ख़त्म कर दिया। और नावल तो अच्छा था, लेकिन इसको नावल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि वैसे तो ये जो राइटर है मंतशा, इसके मैंने और भी नावल पढ़े हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे लिखे, लेकिन इस नावल में पता नहीं इन्होंने क्या किया है। एक तो लिखा बड़ा अजीब तरीके से है कि वो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा था, और दूसरा जो है वो फ़ौरन ही ख़त्म कर दिया। लेकिन नावल की स्टोरी अच्छी थी। इसमें एक मोरल ये था कि कभी भी इंसान को जो है वो की स्टोरी बुक, यानी कि जैसे नावल्स वगैरह होते हैं, उनके हीरो को कभी भी अपनी रियल लाइफ में इमेजिन नहीं करना चाहिए।
کیونکہ کبھی بھی جو یہ ناولز میں ہیروز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ریئلٹی میں نہیں ہوتے. ریئلٹی میں انسان ہوتا ہے، اور جو ناولز کے ہیروز ہوتے ہیں وہ ایک جیتی جاگتی انسان نے یا جیتے جاگتے انسان نے اپنی قلم سے لکھے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کی سوچ کی تخلیق ہوتی ہے، وہ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتے اس دنیا میں. اس لیے انسان کو ناول پڑھنے چاہیے، بہت اچھی بات ہے، پڑھنے چاہیے، اچھے پڑھنے چاہیے، اور پڑھ کر خوش ہونا چاہیے، اور 3-4 دن کے بعد پھر اگلے ناول کی طرف بڑھ جانا چاہیے. کبھی بھی اس کریکٹر کو اپنے دماغ پر حاوی نہیں کرنا چاہیے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند تو آیا ہوگا، کیونکہ اس ناول میں اچھی سٹوری تھی، لیکن اس کا لاسٹ جو ہے وہ بہت ہی عجیب سا تھا. مجھے لگا کہ وہ اس کو پھر آگے سے اس کی دیکھ بھال کرے گا، پھر اس کو ٹھیک کرے گا، پھر وہ اس سے معافی مانگے بھی گی اور اپنے گھر جائے گا. اور گھر والوں کا کیا بنا کچھ بھی اس میں نہیں تھا. میں اس کو دیکھوں گی، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا سیزن 2 بھی ہوگا. سیزن 2 ہوا تو میں خود اس کو لے کر آؤں گی، کیونکہ میں بھی جانا چاہتی ہوں کہ اس کے سیزن 2 میں اگر رائٹر نے لکھا ہے تو کیا لکھا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں. تب تک کی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.